नमस्कार प्यारे बच्चों। इसका मतलब मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। नमस्कार नमस्कार। आज एक महान हस्ती के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, चाणक्य के बारे में। और आइए, सभी बच्चों को सबसे पहले तो बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार और ढेर सारा आशीर्वाद, शुभकामनाएं उनके उज्जवल भविष्य के लिए। मेरी कलम कहाँ है? बिना कलम के तो मास्टर जी कुछ है ही नहीं, है ना। चलिए आइए हम लोग चाणक्य को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो आपको 2 मिनट मेरी बात सुननी होगी। सुननी ये होगी कि भारत का जो पुरातन इतिहास, चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक, आर्थिक हो या सैनिक, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बिना अपूर्ण है। ये उतनी ही सच बात है जितनी ये कि हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन एक ऐसी कृति है जिसको 20वीं शताब्दी में अगर हम लोग कहें तो पंडित श्याम शास्त्री ने जब इसे 1905 के आसपास खोजा, तो फिर इससे जो रोचक जानकारियां निकल के सामने आई तो वो तहलका मचाने वाली थी। और एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे सामने आया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जैसे चाइना का अगर आप सुने तो चाइना में संतजू चाणक्य से पहले हुए हैं। और बिल्कुल जैसे मान के चलिए, जैसे हम लोग चाणक्य को पूजते हैं, वैसे वो लोग संतजू को भी पूजते हैं, क्योंकि संतजू ने भी सैन्य विज्ञान पर काफ़ी कुछ कहा है। और चाणक्य तो आप जान ही रहे हैं, चाणक्य ने कितना कुछ कहा है। और इनका नाम विष्णुगुप्त भी हमको मिलता है, इनका नाम कौटिल्य भी हमको मिलता है। और माहौल में एक प्रश्न भी मिलता है कि चाणक्य का चौथा नाम क्या था। ठीक है, तो वो एक फेक क्वेश्चन है, तो इसलिए परेशान ना हो। इनके 3 नाम ही हैं। विष्णुगुप्त इनके बचपन का नाम था, उसके बाद चूंकि इनके पिता का नाम चणक या चैनिन था, इसलिए इनका नाम चाणक्य पड़ा। और इनकी माता का नाम चनेश्वरी था। और कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि चणक एक जगह थी, एक प्लेस था जहाँ पर चाणक्य का जन्म हुआ था। तो जैसे आज हम चंडीगढ़ के रूप में जानते हैं, तो कुछ विद्वान चंडीगढ़ से रिलेशन चाणक्य का बनाते हैं और उनके जन्म स्थान को चंडीगढ़ के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और कौटिल्य को हम लोग विभिन्न आयामों में आज पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे और ये देखेंगे कि चाणक्य बेसिकली क्या थे, उन्होंने क्या दिया। और सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, अगर हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कि चाणक्य की जो नीतियां थीं क्या वो आज भी उतनी ही रिलेवेंट हैं? क्या आज भी उनकी उपादेयता, रिलेवेंसी उतनी ही है या कुछ कम हो गई है? ठीक है, तो बहुत सारे रोचक प्रश्नों को हम लोग सुनेंगे, समझेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि चाणक्य ने जो दिया, जैसे मान लीजिए कि हम चाणक्य की सप्तांग विचारधारा के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, या चाणक्य के हम लोग मंडल सिद्धांत के बारे में समझने का प्रयास करें, या चाणक्य की विदेश नीति के बारे में हम लोग डिस्कस करें, या चाणक्य के अगर हम लोग कहें कि चाणक्य की जो विदेशी संबंध थे और जो उनकी गुप्तचर नीति थी, उनके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, तो बहुत सारा मैटर है चाणक्य के ऊपर चर्चा करने के लिए। तो हम लोग एक एक करके उनकी चर्चा करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है,
फिलहाल आपके सामने नाम चाणक्य लिखा हुआ है, जन्म 350 ईसा पूर्व, कहीं कहीं 356 ईसा पूर्व दिया हुआ है, मृत्यु 283 कहीं पर लिखी हुई है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर दूं कि कहीं कहीं 356 बीसी इनका जन्म दिया है, कहीं कहीं 283 बीसी में इनकी मृत्यु बताई गई है, क्योंकि एक प्राचीन इतिहास है, बहुत अच्छे तरीके से हमको एविडेंस नहीं मिला है ना। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि चाणक्य ने जो जिस अर्थशास्त्र की जो रचना करी है वो तृतीय पुरुष के रूप में करी है। तृतीय पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन, है ना, आई यू ही। तो उन्होंने ही को फोकस किया है, हर जगह उन्होंने यही लिखा है कि वह कहता है। कहीं भी उन्होंने चाणक्य नाम का प्रयोग नहीं किया है, कहीं भी अपने मंत्री पद का प्रयोग नहीं किया है, कहीं भी उन्होंने कह सकते हो कि मौर्य साम्राज्य के दौरान कुछ अति महत्वपूर्ण शब्दों का जो उन्हें प्रयोग करना चाहिए था वो प्रयोग नहीं किया है। तो एक कंट्राडिक्शन सा पैदा हो जाता है कि क्या चाणक्य थे, क्या अर्थशास्त्र थी, क्या अर्थशास्त्र वाकई चाणक्य की थी। तो विद्वान तो आप जानते ही हो कि इसी बात पर लड़ जाते हैं, है ना। तो विद्वानों के बीच खूब लड़ाइयाँ होती हैं, है ना, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। खैर, तो शैक्षिक योग्यता की बात करें तो इन्हें समाजशास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र, दर्शन और खगोल, बहुत सारे विषयों का इन्हें ज्ञान था। और जैसा कि आपको पता है कि तक्षशिला में इन्होंने आचार्य का कार्य भी किया था, विवाहित थे। पिता का नाम ऋषि कानक चैनन या चणक था, चणक नाम भी इनके पिता का मिलता है। और चनेश्वरी जैन धर्म के अनुसार इनकी माता का नाम था। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन चाणक्य के लिए। और आज हम लोग चाणक्य के बारे में अति 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 महत्वपूर्ण पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जो नो डाउट आपकी यूपीएससी की तैयारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं मेरे प्यारे बच्चों, कि जो पोर्शन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो मैं पर्सनालिटीज़ आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, यूपीएससी के मुख्य परीक्षा के सिलेबस में ये आपके स्पष्ट लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो यूपीएससी का जो सिलेबस है मेंस का, उसको आप पढ़ें तो उसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि पर्सनालिटीज़ उसने स्पष्ट लिख रखा है ना। और दूसरी बात कि पर्सनालिटीज़ को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है ना। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा इसको समझ लेते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके आगे का आपको कहाँ मिलेगा। तो नो डाउट जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उसके लिए आपको हेल्पफुल कर रही है अनअकैडमी। तो वन सब्सक्रिप्शन टू क्रैक इट ऑल, 25% विद ऑप्शनल 10% विद यूजिंग रेफरल कोड। आपको बेहतरीन ऑफर मिल रहा है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो 77,000 था वो आपको मात्र 57,500 में प्राप्त हो रहा है, और जो 1,12,000 का था वो मात्र आपको 83,100 में मिल रहा है। लोनिंग फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है। अगर हम आइकॉनिक ऑप्शनल की बात करें तो ये आपको 76,500 और 1,17,750 में आपको 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो बहुत अच्छे से बेटा ध्यान रखो कि 26 मई जो है इसकी लास्ट डेट है। एवरी डे काउंट्स, तो जल्दी करो, हरी अप गाइस। बिल्कुल भी ये मौका हाथ से मत निकलने दो, नहीं तो कहते हैं ना, अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो चिड़िया खेत ना चुग पाए उसके पहले आप लोग इन ऑफर्स का लाभ ले लीजिए। अनअकैडमी कहता है चेज योर यूपीएससी ड्रीम। आप यूपीएससी ड्रीम को चेज करिए। नथिंग कैन स्टॉप यू विद आवर लोन फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन ऑन अनअकैडमी। 0% प्रोसेसिंग फ़ी है, 0% इंटरेस्ट रेट है, अप्रूवल इन 2 आवर्स है, नो हिडन चार्जेस हैं, मिनिमम पेपर वर्क है, फ्लेक्सिबल टेन्योर है। तो इतने सारी बेनिफिट अगर आपको मिल रहे हैं लोन लेने में, तो आप समझ सकते हैं कि बस आपसे ये कहा जा रहा है कि बस आपको एक कदम आगे बढ़ना है, बाकी अनअकैडमी आपको संभाल लेगा। ठीक है।
इसके साथ साथ अगर हम लोग डिस्कस करें तो ओके, यूपीएससी सीएससी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर जो है, अगर आप मई में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो जुलाई में एंड होगा, ना कि मई 2022 में। क्यों? क्योंकि टारगेट है आपको प्रीलिम्स दिलाना। प्रीलिम्स तक आपका सब्सक्रिप्शन चलता रहेगा। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो वो प्रीलिम्स 2022 तक जाएगा, और 2 ईयर का लेते हैं तो वो 2023 तक जाएगा। बस आपको याद रखना है अनु आईएएस लाइव। अगर आप अनु आईएएस लाइव का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है, और यहाँ पर आपको गारंटी दी गई है इन्हीं सब चीज़ों की, गारंटीड आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है। And big surprise for all aspirants, Unacademy Combat, Compete, Crack and Conquer, India's biggest scholarship test for UPSC aspirants. Free registration, Combat available in Hindi and English. Take the Combat live from Android app. Win from a scholarship pool of rupees 4 CR. UPSC Combat every Sunday at 11 AM. इसको बिल्कुल भी अटेंड करना ना भूलना। आप बिल्कुल फ्री में इसे एनरोल कर सकते हैं। बस आपको एनरोल करने के लिए टाइप करना होगा अनु आईएएस लाइव। अनु आईएएस लाइव के थ्रू आप इसमें एंटर कर सकते हैं और आसानी से चीज़ों को अपने पक्ष में ला सकते हैं। अगर आपकी रैंक 1 से 3 तक आती है तो आपको 1 ईयर यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। 4 to 10 आती है तो 75% की स्कॉलरशिप है। 11 से 50 आती है तो 50% स्कॉलरशिप है, और 51 से 500 तक आती है तो 25% की आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है थ्रू अनअकैडमी। तो कॉम्बैट आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, बिलीव इट। और 26 मई से 2021, 22 और 23 के लिए बेहतरीन प्रोग्राम आपके लिए स्टार्ट किए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है फिनिक्स रिवीजन बैचेस फॉर यूपीएससी सीएसई। इसको आप देख सकते हैं, बाइलिंगुअल बैचेस चल रहे हैं, इंग्लिश में और हिंदी में बैचेस आपके चल रहे हैं। 26 मई से पाथवे टू क्रैक यूपीएससी सीएसई विद इंडिया टॉप एजुकेटर्स। इसमें आपको स्पेशली डिज़ाइन, इसमें आपको प्री और मेंस दोनों को बहुत अच्छे से डिज़ाइन करके आपको पढ़ाया जाएगा। और जब आप इस कोर्स को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे तो आपके अंदर इतना बेहतरीन कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको लगने लगेगा कि नहीं, दिस इज़ द बेस्ट, है ना। अब आप क्रैक कर सकते हो यूपीएससी। इसी तरह का एक प्यारा सा हमारा गुरुकुल प्लस बैच आपका चल रहा है। इस गुरुकुल प्लस बैच में रिवीजन आपको कराया जाएगा, और ये रिवीजन आपका टारगेटेड है 2021 के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं बाइलिंगुअल बैच है, 26 मई से स्टार्ट है। रिवीजन बैच फॉर यूपीएससी सीएसई 2021, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स। डोंट मिस दिस काइंड ऑफ बैचेस। 1 ईयर की अगर हम बात करें तो जो हमारे ट्रेडिशनल बैच हैं 1 ईयर के, 2 ईयर के, वो आपके चल रहे हैं, शुरू हो रहे हैं 26 मई से। इसमें आप देख सकते हैं कि बाइलिंगुअल में जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। क्या क्या?
पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट्स गाइडलाइन और टेस्ट एनालिसिस। ओके, अगर आप फ़ी डिटेल की बात करें तो प्लस की जो फ़ी डिटेल है वो यहाँ पर आपको दिखाई गई है। ये आपकी फ़ीस है टोटल, और ये आपको जो डार्कन है ये आपकी मंथली फ़ी है। मतलब आप केवल 2500 रुपये मंथ में पे करके 36 मंथ तक प्लस क्लासेस का, कोर्सेज का पूरा आनंद उठा सकते हैं 2500 रुपये प्रति माह देकर। और वही चीज़ अगर आप आइकॉनिक में जाते हैं तो 4271 रुपये देकर आप 3 साल तक अनअकैडमी के आइकॉनिक कोर्सेज का पूरा लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल कॉम्बो पैक की अगर हम बात करें तो जीएस और ऑप्शनल बच्चों का एक बहुत बड़ा इशू रहता है कि पता नहीं ऑप्शनल कैसा होगा, है ना, कैसे पढ़ेंगे। तो वो सब आपकी समस्या का समाधान यहाँ पर है। और 36 मंथ्स के लिए अगर आप जाते हैं तो आपको केवल 2806, सोचो केवल 2806 रुपीज़ पे करके आप जीएस और ऑप्शनल दोनों का आनंद उठा सकते हैं, पूरा का पूरा मज़ा ले सकते हैं अपनी पढ़ाई में। देखो, पढ़ाई में अगर मज़ा नहीं होगा तो फिर पढ़ने में कैसे मन लगेगा, है ना। तो अगर आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी तो आपको अंदर से आपका मन प्रसन्न रहेगा। ठीक है, तो अगर 24 मंथ्स के लिए जाते हैं तो 3463 है, 12 मंथ्स के लिए जाते हैं तो 4792 आपको पे करना पड़ेगा पर मंथ। ठीक है, तो मेरे सभी प्यारे बच्चों, डोंट फॉरगेट द अपॉर्चुनिटी गिवन बाय अनअकैडमी। सो प्लीज़ 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 कंसीडर माय वर्ड्स और फॉलो माय वर्ड्स कि आप बहुत अच्छा करेंगे अपने साथ। अगर आपने यूपीएससी का सपना देखा है, इस समय जो ऑफर्स चल रहे हैं ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफर हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, ऐसा मौका बार बार नहीं आता, है ना। चलिए, अब हम लोग आते हैं, यहाँ पर मैं कुछ पेजेस ले लेता हूँ जिससे थोड़ी आसानी हो जाएगी मुझे लिखने में और आपको समझने में। ठीक है, हाँ भाई, जल्दी से सब लोग थम्स अप कर दो। जो बिल्कुल अभी आए हैं बच्चे वो जल्दी से लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, हाँ भाई, अमित कुमार, अगर आपका आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसके लिए जैसे ही आप लर्निंग ऐप को ऑन करते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन रहता है कॉलिंग करने का, तो आप बिल्कुल कॉल करके अपनी समस्या बताकर उसका समाधान ले सकते हैं, है ना। जय हिंद भाई लोग, जय हिंद जय हिंद। चलिए, कौटिल्य को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ कि कौटिल्य के बारे में हम लोगों ने बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली। तो सबसे पहले तो मैं कौटिल्य के बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि कौटिल्य जो हैं वो, अगर उनके शरीर की बनावट की बात करी जाए, है ना, अगर शारीरिक रूप से देखा जाए तो वो कुरूप शब्द का प्रयोग इतिहासकारों ने किया है। कुरूप का मतलब होता है बुरा दिखने वाला, है ना। तो शरीर में अगर चेहरे की अगर हम बात करें तो वो सुंदर नहीं दिखते थे। जैसे अगर हम सम्राट अशोक की बात करें तो जब सम्राट अशोक का जन्म हुआ था तो सम्राट अशोक की जो खाल थी, जो स्किन थी, वो थोड़ी सी रूखी स्किन थी, है ना। जैसे नहीं, आप कोई खुरदुरी सी ज़मीन को जब टच करते हैं तो अशोक भी दिखने में अच्छा नहीं था। उसकी जब उस पिता ने अशोक को पहली बार देखा था तो उसने कहा ये क्या है ना। तो
और उस अशोक को आज पढ़ते पढ़ते हम लोग थकते नहीं हैं, है ना। तो शरीर कैसा है ये मैटर नहीं करता है, दिमाग कैसा है ये मैटर करता है। हमेशा याद रखना है इस बात को, हमेशा हमेशा याद रखना, है ना। अशोक भी बिल्कुल, अशोक को तो उसके पिता ने बिल्कुल दुत्कार दिया था, और अशोक जब गद्दी पर बैठने के लायक हुआ तो पिता ने अशोक को गद्दी नहीं देने की बात कही, क्योंकि उसका शरीर सुंदर नहीं था, चेहरा सुंदर नहीं था, और उसकी जो खाल थी वो खुरदुरी थी। उसी तरह से अगर हम चाणक्य की बात करते हैं, कौटिल्य की बात करते हैं, तो ये भी कुरूप थे, है ना। लेकिन लेकिन ये चूंकि नंदों के ग्रुप से जुड़े हुए थे, तो नंदों के ग्रुप से जुड़े होने के कारण अब हमें बहुत सारी कहानियाँ देखने को मिलती हैं। अलग अलग विद्वान हैं, अलग अलग हमें धर्म ग्रंथों से कहानियाँ देखने को मिलती हैं, चाहे वो कथा सरित सागर हो, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो। बहुत सारी स्टोरीज़ हमको कौटिल्य के बारे में देखने को मिलती है। उन्हीं में से एक स्टोरी हमको ये देखने को मिलती है कि मैं 2-3 स्टोरी आपको बता दूंगा। एक स्टोरी हम लोग को देखने को मिलती है कि जो चाणक्य थे, यानी कि जो चाणक्य के पिता थे, जब टैक्सेशन बहुत हाई था, हाई टैक्सेशन के लिए जब चाणक्य ने आवाज़ उठाई, जब चाणक्य ने आवाज़ उठाई तो चाणक्य और को परिवार सहित बंदी बना लिया गया था। तो घनानंद ने चाणक्य को परिवार सहित बंदी बना लिया था। इस बात की एक नाराज़गी थी। एक कहानी ये मिलती है। दूसरी कहानी हमको ये मिलती है कि चूंकि जो चाणक्य हैं वो देखने में सुंदर नहीं थे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि एक कहानी हम लोग को ये मिलती है कि चाणक्य गुजर रहे थे, तो उनको देखा कि ये नंदों का राज्य है। तो चूंकि ब्राह्मण थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो ब्राह्मण होने के नाते वो उस महल में प्रवेश कर गए। तो महल के जो लोग थे उन्होंने उनको रोका कि कहाँ जा रहे हो। तो चाणक्य ने कहा कि मैं भीतर जा रहा हूँ, मुझे जाने दो, मैं चाणक्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। तो ये कहा सुनी करके चाणक्य महल में प्रवेश कर जाते हैं। जब महल में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं तो ब्राह्मण अपने बैठने का स्थान देखेगा, तो नो डाउट ब्राह्मण ऊंचा स्थान ही देखेगा बैठने का। तो जाते हैं तो देखते हैं कि उस समय घटना ये घटी कि जो जो नंदों का ब्राह्मण या राज पुरोहित था, वो उस समय अपनी सीट पर नहीं बैठा था। तो कौटिल्य वहाँ जाके बैठ जाते हैं, कौटिल्य वहाँ जाके बैठ जाते हैं। उस समय घनानंद भी नहीं आए थे दरबार में। थोड़ी देर बाद सब आना शुरू हो जाते हैं, तो घनानंद भी आता है। तो घनानंद जब अपने राज सिंहासन पर बैठता है और अपनी नज़रें घुमाता है तो देखता है, अरे एक अजीब सा ब्राह्मण उसके राज पुरोहित की गद्दी पर बैठा है। तो वो उसको एकदम से डांट देते हैं, कहते हैं तू कौन है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर बैठने की। तो चाणक्य कहता है मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं एक योग्य ब्राह्मण हूँ। तो घनानंद चाणक्य के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर देते हैं। तो चाणक्य को सुन के बड़ा ही अजीब लगता है कि राजा के मुख से इस तरह के अपशब्द निकल रहे हैं। तो थोड़ी सी बहस दोनों के बीच हो जाती है और राजा कहते हैं इस ब्राह्मण को फेंक दो इस दरबार से। तो चाणक्य को बहुत नाराज़गी होती है और चाणक्य कहते हैं कि घनानंद तू जिस अहम से चूर है, इस अहम को मैं समाप्त करूंगा, और न केवल तेरे अहम को समाप्त करूंगा बल्कि तेरे समूल वंश को मैं नाश करूंगा। ये जो मेरी चुटिया है ये आज मैं इसे खोलता हूँ, और ये चुटिया अब तब बंधेगी जब ये तेरे रक्त से धुलेगी, है ना। तो ये एक प्यारी सी स्टोरी है। इतनी बातें समझ में आ गई, है ना। अब चाणक्य वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही चाणक्य वहाँ से निकलते हैं, नाराज, अब नाराज हैं चाणक्य। तो नाराज चाणक्य जो हैं ये निकल जाते हैं कहाँ, विंध्य के जंगलों में। विंध्य के जंगलों में जब ये विंध्य के जंगलों में निकल जाते हैं तो चूंकि नाराज थे और नंदों का नाश करना है, वो बात उनके दिमाग में लगातार चल रही थी, बीपी हाई हो रहा था उनका, ठीक है। तो चले जा रहे थे। तो वहाँ पर उनको रास्ते में एक गांव मिलता है, और गांव में कुछ उनको लड़के उन्हें दिखाई देते हैं जो एक गेम खेल रहे होते हैं, और
देखते हैं कि चाणक्य देखते हैं कि उसमें से एक लड़का ऐसा है जो सबको लीड कर रहा है, जो सबको लीड कर रहा है, लीडर की भूमिका में है। तो चाणक्य वहाँ खड़े होकर उस बच्चे को देखने लगते हैं। बड़ा ही उनको मज़ा आता है उस बच्चे की लीडरशिप क्वालिटी को देखकर। तो वो उस बालक को 1000 करशापण, 1000 करशापण, करशापण उस समय सिक्का हुआ करता था, सोने का सिक्का हुआ करता था। तो 1000 करशापण देकर उस बालक को चाणक्य जो है वो खरीद लेते हैं। जब खरीद लेते हैं तो अब चाणक्य और प्लस वो बालक, ये दोनों चले जाते हैं तक्षशिला। दोनों तक्षशिला चले जाते हैं, और जब दोनों तक्षशिला चले जाते हैं तो चाणक्य भविष्य देख लेते हैं, क्योंकि चाणक्य एक बहुत ही दूरदृष्टा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। तो चाणक्य क्या करते हैं, उस बालक को तैयार करते हैं। किसके लिए? युद्ध के लिए। उसे युद्ध कौशल में प्रवीण करते हैं, और जब युद्ध कौशल में उसे प्रवीण करते हैं तो वो प्रवीण होकर एक बेहतरीन युवा सैनिक बन जाता है, और उसी युवा सैनिक का नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखो यहाँ से टेबल टर्न होगा। टेबल कैसे टर्न होगी? टेबल ऐसे टर्न होगी कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, इन दोनों को मालूम है कि होना क्या है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये अब चूंकि गर्म खून था, युवा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य को मालूम है कि हमें नंदों का नाश करना है। मुझे तैयार किया गया है, तो मेरा एक टारगेट है कि मुझे नंदों का नाश करना है। ठीक है भाई, तो क्यों ना नंदों का नाश मैं कर दूं, चुपचाप। मैं चुपचाप नंदों का नाश कर दूं, और चाणक्य यानी कि जो मेरे गुरुजी हैं उनको गुरु दक्षिणा दे दूं, है ना, गुरु दक्षिणा दे दूं। तो भैया एकदम रेडी हो जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और चले जाते हैं नंदों से युद्ध करने। और जब चंद्रगुप्त मौर्य नंदों से युद्ध करने जाते हैं तो नंद जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य को बेहतरीन तरीके से पीट देते हैं। पिटाई हो जाती है बहुत कायदे से, है ना, बहुत कायदे से पिटाई हो जाती है। पटक पटक के मारे जाते हैं, और घसीट घसीट के चंद्रगुप्त मौर्य मारे जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य मारे जाते हैं, है ना। तो मुख्य मुद्दा यहाँ पर यह था कि गुरु को दक्षिणा देने की बात चंद्रगुप्त मौर्य तो सोच लेते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ये काम नहीं कर पाते हैं और पराजित हो जाते हैं। नहीं समझे, है ना। अब भैया जब चंद्रगुप्त मौर्य लौट कर आते हैं तक्षशिला, तो अब ये मुंह छुपाए छुपाए घूमते हैं कि गुरु जी से सामना ना हो जाए, गुरु जी से सामना ना हो जाए, नहीं तो मैं चाणक्य से कहूँगा क्या कि आपने जो मुझे शिक्षा दीक्षा दी वो सब मैंने मिट्टी में मिला दिया। इतने वर्षों का जो आपका परिश्रम था उसे मैं मिट्टी में मिलाकर आया हूँ। तो कोई विद्यार्थी अपने गुरु के सामने कैसे पहुँच सकता है? जैसे मान लो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप मुझे फॉलो कर रहे हो, और आप मुझे लगातार हम मेरे और आपके बीच बात हो रही है, और एग्ज़ाम वाले दिन आप डर जाओ और एग्ज़ाम देने ही मत जाओ। बताओ, एग्ज़ाम वाले दिन आप डर जाओ और आप एग्ज़ाम देने ही मत जाओ, तो क्या आप मेरा सामना कर पाएंगे? हमने आपने एक साल लगातार एक दूसरे से बातचीत करके गाइडेंस मेरा चलता रहा, और आपने एक साल तक सब अच्छा किया, और एग्ज़ाम वाले दिन आप गायब हो गए। तो क्या आप नज़रें मिला पाएंगे? नहीं मिला पाएंगे। तो वही स्थिति चंद्रगुप्त मौर्य की थी। अब चंद्रगुप्त मौर्य आगे आगे, चाणक्य पीछे पीछे, चंद्रगुप्त मौर्य आगे आगे, चाणक्य पीछे पीछे। चाणक्य कह रहे हैं अरे रुको रुको, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात। चंद्रगुप्त मौर्य भागे भागे। अच्छा, लुटे पिटे ठुके, मुंह सूजा हुआ है, कपड़े फटे हुए हैं, लेकिन अगले को बस यही है कि चाणक्य मेरे सामने ना आए, गुरु मेरे सामने ना आए। मरता क्या ना करता, पेट की भूख। तो माँ के पास ये पहुंच जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और माँ से कहते हैं भैया हमें भूख लगी।
मैया मैया मोहे खाना दे दो, मैया मोहे खाना दे दो। अब मैया खाना बनाने जैसे ही लगती हैं और यहाँ पे कौटिल्य का प्रवेश हो जाता है उस कमरे में। आप देखो, अब अगर मान लो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री होती तो वो बेहतरीन सीन बनाती, है ना। तो नहीं, जैसे सीरियल्स में भी आपने देखा होगा कि एकदम से रुको, तुमने बीच से उठाकर खीर खाई। कहाँ से? बीच से उठाकर खीर खाई, क्यों? हाथ जला ना, हाथ जला। किनारे से लपेट के खाओ, किनारे से लपेट लपेट के खाओ। क्योंकि किसी भी पात्र में जब आप खीर रखते हैं तो किनारों पे वो सबसे ज़्यादा ठंडी होती है, किनारों पे। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा ठीक है, तो वो किनारे से लपेट लपेट के खीर खाने लगते हैं और जल्दी ही पूरी खीर खत्म कर लेते हैं। तब चाणक्य चंद्रगुप्त से कहते हैं कि देखो, यही मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा था कि नंद रहते हैं मगध में और मगध है मध्य, और तुमने आक्रमण कहां कर दिया था? मध्य में। तुम घुस गए थे कहां? मध्य में। तो अगर प्रभु मध्य में घुस जाओगे तो क्या होगा? अभी उंगलियों के साथ तुम्हारा क्या हुआ? जल गए? जल गए कि नहीं जल गए? अब तुम्हें क्या करना है? तुम विजय मैं तुम्ही से कराऊंगा भारत की, नंदों का नाश मैं तुम्ही से कराऊंगा, लेकिन किनारे से लपेटो भारत को। तो भारत को इस तरह से तुम्हें लपेट लपेट कर जीतना है, और यहां पर एट लास्ट तुम मगध पहुंचोगे। तुम्हें जहां पर लास्ट में पहुंचना था वहां तुम पहले ही पहुंच गए। तो प्यारे बच्चों, इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस स्टोरी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो गुरु
चाणक्य जैसे जो महान गुरु होते हैं वो शिक्षा देते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब शिक्षा दी जाए तो वो केवल बुद्धि तक सीमित ना रहे, है ना, वो मन, बुद्धि और शरीर सभी जगह जाके वो शिक्षा फिट हो जाए। मैं लगातार कह रहा हूं कि इन महान हस्तियों को जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये हमें रोज कुछ ना कुछ बेहतरीन शिक्षा देती हैं। यस और नो? बिना लाइक करे कोई जाएगा नहीं। हाँ, खूब अच्छे से वीडियो को लाइक करना, है ना। वीडियो को लाइक करोगे डायरेक्ट आशीर्वाद मिलेगा गुरु जी का। ठीक है, चलो अगले पॉइंट की तरफ। चाणक्य के अगर हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में एक अति महत्वपूर्ण शब्द दिया गया है, सप्तांग विचारधारा। इसके बारे में आपने सुना होगा, 7 अंगों वाली विचारधारा। बेटा 7 अंग कौन कौन से हैं? राजा, अमात्य, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। राजा का मतलब तो हो गया राजा यानी कि किंग, अमात्य का मतलब हो गया मंत्री समूह, है ना। जनपद तो जान ही रहे हैं, राज्य क्षेत्र। दुर्ग का मतलब दुर्ग हो गया। कोश का मतलब धन से हो गया। दंड का मतलब हो गया सेना से। दंड का मतलब क्या है? सेना यानी कि आर्मी। और मित्र का मतलब हो गया फ्रेंड। कोई ऐसा दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये बात समझ में आई, है ना। और ये जो राजा आपको दिखाई दे रहा है, राजा से कौटिल्य कहता है कि साम्राज्य विस्तार तुम्हारा पुनीत कार्य है। मतलब कौटिल्य राजा से ये अपेक्षा कर रहा है कि वो लगातार साम्राज्य विस्तार करता चले, क्योंकि यही तुम्हारा पुनीत कार्य है। राजा का जो सबसे पुनीत का मतलब होता है प्योरिटी, जो वर्क की प्योरिटी होती है, या कह सकते हो कि जिस काम के लिए तुम बने हो, जिस काम के लिए तुम्हारा पद बना है, यानी कि राजा का जो पद है वो किस कार्य के लिए है, तो वो साम्राज्य विस्तार के लिए है। तो तुम्हें साम्राज्य विस्तार लगातार करते रहना चाहिए, है ना। और तुमको एक रोचक बात बताएं, कौटिल्य राजा से कहता है कि युद्ध करना, युद्ध के 2 उद्देश्य होते हैं। युद्ध के 2 उद्देश्य कौन कौन से हैं? एक तो राज्य प्राप्ति, राजा युद्ध करेगा तो उसे राज्य प्राप्त होगा नहीं होगा? यस और नो? और दूसरा क्या प्राप्त होगा? धन। देखो इस बात को समझो तो तुमको आज हम एक बेहतरीन बात बताएं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? थम्स अप करो जल्दी से, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? राजा युद्ध करेगा तो उसे 2 लाभ मिलेंगे। कौन से 2 लाभ मिलेंगे? एक तो उसे राज्य प्राप्ति होगी और दूसरा उसे धन की प्राप्ति होगी। अब तुम्हें बताते हैं हम बढ़िया बात, क्या? अर्थशास्त्र का मतलब। शायद तुम इसको पहली बार सुनोगे। अर्थशास्त्र का मतलब क्या है ना। अर्थशास्त्र का मतलब ये है कि कौटिल्य कौटिल्य जो हैं, कौटिल्य के अनुसार अर्थ का मतलब यहां धन से नहीं है। कौटिल्य के अर्थ का मतलब यहां पर पृथ्वी से है। बात समझिए। और कहने का मतलब कि
इस पृथ्वी को विजय करना है। अर्थशास्त्र का मतलब यानी कि पृथ्वी रूपी अर्थ को विजय करना है। जितना बड़ा साम्राज्य आप स्थापित कर सकते हैं आप करिए। ये संपूर्ण पृथ्वी आपकी प्रतीक्षा कर रही है, आपकी विजयों की। उसी विजय का डिस्क्रिप्शन दिया गया है अर्थशास्त्र में। अब मेरे ख्याल से तुम लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। और युद्ध के दौरान जब कौटिल्य सेना की बात करते हैं, है ना, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण किस सेना को मानते हैं? चलो जवाब दो। सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है? हाँ, सर्वाधिक महत्वपूर्ण किस सेना को मानते हैं? चलिए, 4 प्रकार की सेना है। एक अश्व सेना है जिसको हम घोड़ा घोड़ा कहते हैं। दूसरी गज सेना है। तीसरी रथ सेना है। और चौथी पैदल सेना है। अब बताओ, कौटिल्य किस सेना को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? नंबर 1 पे किस सेना को रखते हैं, बताओ मुझे। आपके जानकारी के लिए बता दें, अश्व सेना को कौटिल्य सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। अब तुम कहोगे सर क्यों? क्योंकि इसमें गति है। क्योंकि इसमें गति है ना। और आज भी तुम देख रहे होगे कि F-16, है ना, ये जो लड़ाकू विमान आपको देखने को मिलते हैं, जेट फाइटर प्लेन आपको देखने को मिलते हैं, तो ये सब क्यों बन रहे हैं? क्योंकि ये युद्ध को गति प्रदान करते हैं। आई बात समझ में? बढ़िया बढ़िया बातें हैं, बिना लाइक करे
लव तुम लोगों ने जुड़वा दिया, है ना। एक कहलाता है तूषणी युद्ध। तीसरे प्रकार का युद्ध है तूषणी। ये असुर असुर प्रकृति का है ना। इसमें विष आदि का प्रयोग किया जाता है ना। आग लगा देना, है ना। आपने विषकन्या का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, विषकन्या का प्रयोग करना, है ना। जैसे मान लो कि कोई स्त्री है, स्त्री अपने होठों में विष लगा ले, नाखूनों में विष लगा ले, है ना, और वो शत्रु देश की होती है और वो जाती है दूसरे देश में, जैसे मान लो आमने सामने सेनाएं हैं, तो वो मेन जो राजा या राजकुमार हैं उनके साथ संबंध करके उनको मार देती है। तो विष कन्याओं का एक बहुत बड़ा रोल रहा है प्राचीन भारत के युद्धों में, है ना। वर्तमान समय में इन्हीं विष कन्याओं का स्थान किसने ले लिया है? हनी ट्रैप ने। हनी ट्रैप, ये भी विष कन्याएं ही हैं, है ना। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अमेरिका को इजराइल से कोई जानकारी चाहिए, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब वो जानकारी किसी एडम के पास है ना। एडम वो जानकारी दे सकता है। हालांकि मुझे देशों के नाम नहीं लेने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं, चलिए, तो एडम को पता नहीं चलेगा और एडम के पास एक कन्या पहुंच जाएगी, रास्ते में टकरा के थैंक यू करके, नंबर एक्सचेंज करके, है ना, सुंदर सी दिखने वाली आकर्षक महिला पहुंच जाएगी। अब एडम उसके चक्कर में पड़ जाएंगे और एडम और वो जो लड़की है उनकी जो पिक्चर्स होंगी वो दिखाकर फिर एडम को ब्लैकमेल किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड हनी ट्रैप। आई बात समझ में? तो स्त्री जासूसों ने न केवल प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, बल्कि वर्तमान विश्व में भी तहलका मचा रखा है, ठीक है। तो महिला जो जासूस होती हैं ये बहुत खतरनाक। अभी आपने शायद एक मूवी देखी हो, महेश भट्ट की जो लड़की है, अरे क्या नाम उसका, एक लड़की तो पूजा भट्ट है और दूसरी आलिया भट्ट। तो आलिया भट्ट के ऊपर एक मूवी बनी, मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन सेम टू सेम प्रोसेस, है ना। चलो, अगली महत्वपूर्ण घटना तुमको बताते हैं। हाँ, एक मिनट। कौटिल्य ने विदेश संबंध के चलते कौटिल्य ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है मंडल सिद्धांत। हमेशा याद रखना कि मंडल सिद्धांत किसका है, तो कौटिल्य का है। क्या है मंडल सिद्धांत में? कौटिल्य ने विजिगीषु की कल्पना करी है। विजिगीषु कौन है? विजिगीषु है विजय की इच्छा रखने वाला। अब देखना कि ये विजिगीषु का राज्य है, ये उसके पड़ोसी का राज्य है, ये उसके पड़ोसी का राज्य है, ये उसके पड़ोसी का राज्य है, और ये उसके पड़ोसी का राज्य है। बहुत ध्यान से देखना, सुनना और समझना, ठीक है। तो ये हो गया विजिगीषु, ठीक है, और ये उसके बगल के राज्य, ठीक है, ठीक।
और इस तरफ भी राज्य होंगे, बिल्कुल होंगे, है ना। ठीक है, एक राज्य ऐसा होगा जो इस तरह का होगा, इसको बोलते हैं मध्यमा। इसको बोला गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मध्यमा। और एक कहीं दूर राज्य होगा जिसको कौटिल्य ने बोला है उदासीन। अब ये राज्य है, अब ध्यान से सुनना, ये विजिगीषु है, यानी कि इसको मान लो चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पड़ोसी है, ठीक है, वो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या होगा, अरि। अरि माने क्या होता है, अरि माने होता है शत्रु, एनिमी, शत्रु, अरि, है ना। और यानी कि पड़ोसी हमारा हमेशा क्या होता है, शत्रु। ये कौटिल्य का विधान है, कौटिल्य का कहना है। अब विजिगीषु के बगल वाला है अरि, तो अरि के बगल वाला इसका क्या हो जाएगा, अरि का, अरि यानी कि हमारा मित्र, हमारा मित्र। भाई ये हमारा दुश्मन है और ये इसका दुश्मन है, तो दुश्मन का दुश्मन हमारा, हमारा, यहाँ पे ये लाइन नहीं, ये लाइन आएगी, हमारा मित्र। अच्छा, फिर ये वाला राज्य कौन सा होगा, ये होगा अरिमित्र, यानी कि दुश्मन का दोस्त। यानी कि ये लाइन ऐसे जाएगी, अरिमित्र, है ना। उसके बगल वाला मित्र का मित्र, तो वो हमारा भी मित्र होगा, है ना। और ये अरि मित्र का मित्र, यानी कि हर बगल वाला दूसरे वाले का शत्रु होगा। आई बात समझ में, है ना। तो दुश्मन का दुश्मन मेरा, दुश्मन का दुश्मन मेरा मित्र, ये कॉन्सेप्ट कौटिल्य के मंडल सिद्धांत से निकल के आया है। जानकारियां अच्छी लग रही हो तो देखो लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, है ना। और इस तरफ जो आप देखते हैं ये इस तरफ भी राज्य हैं, यही मुद्दा यहाँ पर भी कंटिन्यू रहेगा। ये मध्यमा है, मध्यमा को मिल के हराया जा सकता है, सिंगल नहीं। उसी तरह से उदासीन को मिलकर हराया जा सकता है, सिंगल नहीं। आई बात समझ में, ये कहने का कौटिल्य का मुद्दा है ना। और विदेश नीति के तहत ही कौटिल्य 4 उपायों की बात करते हैं। कौन कौन से, साम, दाम, दंड, भेद। बचपन से तुम लोग पढ़ते आ रहे हो, और ये दिया किसने, कौटिल्य ने। पहले समझाओ, नहीं तो फिर दाम दो, खरीद लो, नहीं तो फिर दंड देके उसे अपने पक्ष में करो, नहीं तो फिर साम दाम दंड भेद। आई बात समझ में, यही भेद जो है, यही भेद मैंने आजकल जो हनी ट्रैप वाला है वो यही है भेद। कोई राज, ऐसा राज कि जिससे तुम्हें मारना भी ना पड़े और तुम जानकारियां हमें दे दो। बाकी कौटिल्य तुम्हें यहाँ पर पढ़ोगे तो तुम्हें और भी छोटी मोटी जानकारियाँ मिल जाएंगी, लेकिन जो अति महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी वो मैंने आपको उपलब्ध करा दी हैं, है ना। और मेरे सभी प्यारे बच्चे इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो भी चीज़ें उनको बताई जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, वो उसकी गंभीरता को समझेंगे, ठीक है। और जो भी प्रोग्राम अनअकैडमी के थ्रू लॉन्च किए जा रहे हैं, इन प्रोग्राम्स पर आप गंभीरता से विचार जरूर करेंगे, है ना। अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो इन्हीं क्लासेस का अपग्रेड वर्जन आपको प्लस और आइकॉनिक क्लासेस में देखने को मिलता है ना। तो वहाँ पर आपके आंसर राइटिंग प्लस आपका रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपग्रेड वर्जन में होती हैं। तो जल्दी से विचार करिए, आपके लिए ढेर सारे बैचेस और ढेर सारे ऑफर्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं।
ठीक है, चलिए अब आज्ञा दीजिए अपने गुरुजी को, शिक्षक, एजुकेटर डॉक्टर अनुराग सोनकिया को। और हम लोग रात में 8 बजे अनअकैडमी ऐप पर तो मुलाकात करेंगे ही मॉडर्न हिस्ट्री के साथ। और कल हम लोग 5 बजे फिर किसी एक बेहतरीन पर्सनालिटी को हम लोग उसका पोस्टमार्टम करते हुए नजर आएंगे, महत्वपूर्ण घटनाओं का। सो डोंट फॉरगेट 5 PM। ओके, सो कम ऑन इंडिया। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहां रहिए जबरदस्त रहिए। थैंक यू।